सोचने वाली बात है कि राजनीति में जब 56 आरोपों की एक पूरी लिस्ट सामने आती है और दूसरी तरफ से उन्हें सीधे 56 झूठ का टैग दे दिया जाता है, तो मामला कितना दिलचस्प हो जाता है। आज की इस गहन चर्चा में राहुल गांधी द्वारा सरकार पर लगाए गए 56 प्रमुख आरोपों और उनके इर्द गिर्द बुने गए पूरे नैरेटिव को डिकोड किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा वामपंथी या दक्षिणपंथी किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही कहा। हमारा काम सिर्फ इन दिए गए स्रोतों में मौजूद दावों और प्रतिदावों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। तो चलिए देखते हैं कि ये आरोप जवाबदेही मांगने और भड़काने की बारीक रेखा के बीच कहाँ खड़े हैं। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि ये 56 आरोपों का जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मतलब जब एक इतनी लंबी लिस्ट बार बार सामने रखी जाती है तो मकसद सिर्फ सवाल पूछना नहीं होता, बल्कि एक बड़ा नैरेटिव सेट करना होता है। अगर हम इन 56 दावों को ध्यान से देखें तो अर्थव्यवस्था इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जे जैसे नोटबंदी और जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहना, इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के नुकसान और बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा भी बार बार उठाया जाता है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार का बचाव भी उतना ही मजबूत है। सरकार का तर्क है कि इन कदमों से टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है और डिजिटल लेन देन तो आसमान छू रहा है। और रोजगार के लिए भी तो मुद्रा योजना जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। यही पैटर्न हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और कॉरपोरेट मामलों में भी देखने को मिलता है। राफेल डील और अडानी हिंडनबर्ग मामले भी इसमें शामिल हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे। बिल्कुल। पर यहाँ सरकार का बचाव ये है कि सुप्रीम कोर्ट और सेबी जैसी देश की सबसे बड़ी संस्थाओं की जांच में इन मामलों में सरकार को क्लीन चिट मिल चुकी है। क्लीन चिट मिलने के बाद भी तो आरोप रुकते नहीं है ना। संस्थाओं और समाज से जुड़े मुद्दे भी इस लिस्ट में हैं, जैसे मणिपुर हिंसा या फिर ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग जैसी एजेंसियों पर नियंत्रण का आरोप। जबकि सत्ता पक्ष का स्पष्ट कहना है कि ये एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, फिर भी वही मुद्दे बार बार क्यों उठाए जाते हैं। इसी को तो राजनीतिक विश्लेषक स्ट्राइक एंड रिट्रीट यानी हमला करो और पीछे हटो की रणनीति कहते हैं। विपक्ष का तर्क है कि संस्थाओं पर कब्जा होने का डर है, इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए सवाल पूछना जरूरी है। वहीं आलोचक कहते हैं कि इसका असली मकसद देश की संस्थाओं पर से जनता का भरोसा कम करना है। और इसका दूसरा पहलू है लोगों की भावनाओं को अपने साथ जोड़ना। बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाकर युवाओं और अल्पसंख्यकों के गुस्से को एक दिशा देने की कोशिश की जाती है। समर्थक इसे बेआवाजों की आवाज मानते हैं। अगर रोजमर्रा की खबरें देखने वाले किसी आम नागरिक के नजरिए से सोचा जाए तो इस रणनीति को समझने के बाद टीवी डिबेट्स और चुनावी रैलियों का शोर कहीं ज्यादा साफ तरीके से समझ आने लगता है। वो शोर ही दरअसल असली राजनीतिक हथियार है। पर एक सवाल जो अक्सर उठता है कि इतने तीखे और गंभीर आरोपों के बाद भी इन नेताओं पर कोई बड़ी कानूनी आंच क्यों नहीं आती। मैं इसे ऐसे समझाती हूँ। राजनीति में इसे टेफ्लॉन फैक्टर कहा जाता है। जैसे एक नॉन स्टिक बर्तन यानी टेफ्लॉन पैन पर खाना नहीं चिपकता, वैसे ही इन नेताओं पर कोई कानूनी आरोप आसानी से नहीं चिपकता। इसके पीछे संवैधानिक सुरक्षा एक बड़ा कारण है। संसद में अपनी बात रखने और असहमति जताने की पूरी आजादी है। इसके अलावा किसी को आपराधिक मानहानि या अस्थिरता फैलाने का दोषी साबित करना एक बेहद लंबी और उलझी हुई कानूनी प्रक्रिया है। मानहानि का मामला तो इसका सबसे सटीक उदाहरण है। जब किसी बड़े विपक्षी नेता पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है तो वे अक्सर इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने हाल ही में देखा कि जब मानहानि मामले में सदस्यता गई और फिर सुप्रीम कोर्ट से बहाली हुई तो विपक्ष ने इसे सत्य की लड़ाई और खुद को राज्य की ज्यादती के शिकार के रूप में पेश किया। इसे हम राजनीतिक शहादत का नाम दे सकते हैं, जिससे लोकप्रियता रातों रात बढ़ जाती है। तो अगर पूरे परिदृश्य को देखें तो राजनीति में जिसे एक पक्ष पूरी तरह से झूठ और गुमराह करने वाला बताता है, दूसरा पक्ष उसे जनता की आवाज का नाम देता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इस बहस का अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोट के जरिए होता है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस गहन चर्चा को यहीं समेटते हैं, पर जाते जाते एक विचार करने लायक सवाल छोड़े जा गए। जब राजनीति में लगातार स्ट्राइक एंड रिट्रीट जैसी रणनीति का इस्तेमाल होता है तो क्या इससे लंबे समय में हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों पर आम जनता का जो बुनियादी भरोसा है वो हमेशा के लिए बदल जाता है।